देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल या हेरिडेटरी मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल या हेरिडेटरी मटेरियल को ही हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। बात करते हैं आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ या वे मटेरियल जो माता पिता में आनुवंशिक लक्षणों को उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का कार्य करते हैं। ऐसे पदार्थों को या ऐसे मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके द्वारा माता पिता के जो भी आनुवंशिक लक्षण है वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक चलता रहता है, उसी पदार्थ को हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। जैसे डीएनए, आरएनए तथा क्रोमोसोम्स। अब बात करते हैं हम कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है। तो केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। देखिए, जैसे कि हमने कहा कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले द्रव्य को हम जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या उपस्थित होता है, तो डीएनए, आरएनए तथा क्रोमोसोम्स। देखिए, डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम्स के रूप में ही न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, अर्थात केंद्रक में उपस्थित होता है। अब बात करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं। तो केंद्रक में पाए जाने वाले एसिड या द्रव्य को न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक द्रव्य कहते हैं। देखिए, बात करते हैं हम कि जेनेटिक मटेरियल, जैसा कि हमने कहा कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर पाया जाता है, तो केंद्रक में। तो विस्तार से इस चीज़ को समझ लेते हैं हम। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य या पदार्थ को हम केंद्रक द्रव्य या जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। केंद्रक के अंदर ही डीएनए, आरएनए तथा क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। डीएनए, आरएनए तथा क्रोमोसोम्स होते हैं आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, अर्थात माता पिता से संतानों से पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं। देखिए, केंद्रक की खोज सन 1665 में रॉबर्ट ने हुक ने किया था। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने सन 1869 में किया। डीएनए मॉडल जो है वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। आरएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने सन 1869 में ही किया था। क्रोमोसोम्स की खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने सन 1888 में किया। देखिए, यहाँ हम शॉर्ट में समझते हैं कि डीएनए, आरएनए तथा क्रोमोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, डीएनए का मुख्य कार्य माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाना होता है, अर्थात जो भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं वह सभी के सभी डीएनए में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण डीएनए से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षण जाते हैं। बात करें आरएनए का, तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। अब आता है थर्ड पॉइंट, क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्र। देखिए, गुणसूत्र का मुख्य कार्य लिंग का निर्धारण करना होता है कि जो आने वाली पीढ़ी अर्थात होने वाला संतान है वह मेल होगा या फीमेल। देखिए, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जेनेटिक मटेरियल है जो कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। अब बात करते हैं डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, डीएनए कोशिका के अंदर केंद्रक में तो पाया जाता है, उसके अलावा वह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। जबकि आरएनए जो होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसा कि हमने कहा कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक की खोज की तथा वार्लेयर ने सन 1888 में क्रोमोसोम्स नाम दिया। देखिए, अब हम डीएनए को विस्तार रूप से पढ़ते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं हम डीएनए क्या है। तो डीएनए का मुख्य कार्य माता पिता से आनुवंशिक लक्षणों को उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाना होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने सन 1869 में किया था, जबकि जो डीएनए मॉडल था वह वाटसन तथा क्रिक ने सन 1953 में दिया। देखिए, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या डीएनए की संरचना।
देखिए, डीएनए की संरचना को वाटसन तथा क्रिक ने दिया था सन 1953 में। इसलिए डीएनए मॉडल को या डीएनए की संरचना को हम वाटसन तथा क्रिक मॉडल के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि डीएनए मॉडल कैसा होता है। देखिए, डीएनए मॉडल जो होता है वो डबल हेलिकल संरचना होता है, अर्थात द्विगुणित संरचना होता है। डीएनए की चौड़ाई जो होती है वह 20 एंगस्ट्रॉम होती है तथा इसके एक द्विगुणन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के प्रत्येक कुंडल ए तथा सी के बीच की जो दूरी होती है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। डीएनए का जो फास्फेट कह सकते हैं या नाइट्रोजन बेस जो है वह किस प्रकार से कार्य करता है, तो देखिए, डीएनए का जो नाइट्रोजन बेस या कह सकते हैं फास्फेट का जो बेस है वह 3:5 की दिशा की तरह कार्य करता है तथा दूसरा जो हेलिक्स होता है वह 5:3, अर्थात दोनों एक दूसरे के एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। अगर 3 है तो उसके सामने वाला जो द्विकुंडलन होगा, हेलिक्स होगा, वह 5:3 के रेशियो में चलेगा। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि डीएनए अणु के 2 सूत्रों की शर्करा फास्फेट दंडों की ध्रुवता की जो दिशा होती है वह अपोजिट होती है, अर्थात विपरीत होती है। अर्थात डीएनए का यदि एक हेलिक्स जो होता है, एक कुंडलन जो होता है वह 3:5 की दिशा की तरह कार्य करता है, तो दूसरा उसका जो हेलिक्स होगा वह 5:3 की दिशा की तरह कार्य करेगा। अब बात करते हैं कि डीएनए की कोडिंग किस प्रकार से होती है। तो देखिए, डीएनए की जो कोडिंग होता है वह 4 नाइट्रोजन बेस द्वारा होता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन तथा ग्वानिन। आगे इसे हम विस्तारित रूप से समझाते हैं। पहले यहाँ पे बॉन्डिंग देख लीजिए। एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा थाइमिन से जुड़ा होता है, जबकि साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ग्वानिन से मिला होता है या ग्वानिन से जुड़ा होता है। देखिए, अब यहाँ हम डीएनए का स्ट्रक्चर अर्थात संरचना देख लेते हैं। तो डीएनए की संरचना को किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने। इसलिए डीएनए मॉडल को हम वाटसन तथा क्रिक मॉडल कहते हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं शुगर फास्फेट बैकबोन है, डबल हेलिक्स है। और जैसा कि हमने कहा कि ए किससे जुड़ेगा, अर्थात एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन से। किसके द्वारा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा? तो 2। उसी प्रकार साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, लेकिन कितने? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। जैसा कि हमने कहा कि डीएनए की जो चौड़ाई होती है वह 20 एंगस्ट्रॉम होती है तथा एक हेलिक्स की जो लंबाई होती है वह 34 एंगस्ट्रॉम होती है तथा एडेनिन तथा साइटोसिन के मध्य की जो दूरी होती है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। देखिए, अब हम डायग्राम द्वारा समझते हैं कि डीएनए का निर्माण कैसे होता है या डीएनए किन किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो जैसा कि हमने कहा कि केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव्य या एसिड को केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब बात करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड में क्या पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए अर्थात न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। डीएनए की श्रृंखला को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है 2 पार्टिकल से मिलकर बनाता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड 2 पार्टिकल से मिलकर बनाता है शुगर तथा नाइट्रोजन बेस। देखिए, डीएनए में जो शुगर होता है वह डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। तो नाइट्रोजन बेस 2 भागों से मिलकर बनता है। पहला होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरेडिमिन। प्यूरिन में एडेनिन तथा ग्वानिन पाया जाता है, जबकि पिरामिडिन में थाइमिन तथा साइटोसिन पाया जाता है। जबकि आरएनए में एडेनिन के साथ थाइमिन ना जुड़ के यूरेसिल जुड़ता है, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि एडेनिन जो होता है वह डबल बॉन्ड द्वारा थाइमिन से जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन जो होता है वह ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से जुड़ा होता है। देखिए, बात करते हैं हम डीएनए जो होता है शरीर में किस रूप में उपस्थित होता है। देखिए, डीएनए जो मानव शरीर होता है उसमें गुणसूत्र के रूप में अर्थात केंद्रक में गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है। अब बात करते हैं हम कि क्रोमोसोम्स की मानव में कितनी संख्या होती है।
तो देखिए, संख्या में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, गुणसूत्र की जो संख्या होती है वह 46 होती है। लेकिन बात करें हम जोड़ी की, तो मानव शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में डीएनए की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में डीएनए की संख्या जो होती है 3 बिलियन होती है, 3 बिलियन होती है, अर्थात 3 अरब। 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में डीएनए की जो संख्या होती है वह 3 अरब होती है। जबकि बात करें कि हम एक गुणसूत्र में डीएनए की संख्या कितनी होती है, तो देखिए, एक गुणसूत्र में डीएनए की जो संख्या होती है वह 250 मिलियन, अर्थात एक क्रोमोसोम्स में डीएनए की जो संख्या होती है वह 250 मिलियन अर्थात 25 करोड़ होती है। जबकि क्रोमोसोम्स में आरएनए की संख्या जो होती है वह 1000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे आरएनए फुल चैप्टर। तो आरएनए क्या है? तो देखिए, आरएनए का फुल फॉर्म जो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिक्सचर ने सन 1869 में किया था। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, अर्थात प्रोटीन का निर्माण करना होता है। लेकिन कभी कभी यह डीएनए को भी सहायता प्रदान करता है। आरएनए जो होता है वह सिंगल हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। देखिए, बात करते हैं हम कि आरएनए कहाँ पाया जाता है। तो आरएनए कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जबकि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। तथा आरएनए जो होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात केंद्रक झिल्ली पर पाया जाता है तथा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जबकि डीएनए या तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है या फिर केंद्रक के अंदर। देखिए, बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो आरएनए जो होता है वह सिंगल हेलिक्स होता है। यह भी डीएनए की भांति 3:5 तथा 5:3 के रेशियो में चलता है। डीएनए और आरएनए में सबसे मुख्य डिफरेंस यह होता है कि पहले तो डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। तथा इसमें जो कोडिंग होता है, इसमें एडेनिन के साथ थाइमिन ना जुड़कर एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ता है तथा ग्वानिन के साथ साइटोसिन। और यहाँ पर भी एडेनिन जो है यूरेसिल के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है तथा ग्वानिन के साथ साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ आरएनए, अर्थात आरएनए किसके द्वारा बना होता है। देखिए, आरएनए भी डीएनए की तरह न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड चेन दो श्रृंखलाओं में या दो पार्ट में बटा होता है, न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड जो होता है आगे चल के दो पार्ट में बढ़ते हैं, शुगर तथा नाइट्रोजन बेस। जैसा कि हमने कहा था कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन बेस दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरामिडिन। प्यूरिन देखिए यहाँ पे एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ा है, जबकि डीएनए में एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा था। तथा यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा और किसके द्वारा जुड़ेगा? डबल तथा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। अर्थात एडेनिन जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा यूरेसिल से जुड़ेगा तथा ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से जुड़ेगा। देखिए, जैसे कि हमने डीएनए में कहा था कि डीएनए जो था वह भी 4 प्रकार के पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना था, ठीक उसी प्रकार आरएनए भी 4 प्रकार के पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेंगे। जैसे पहला हो गया एडेनिन, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। दूसरा है यूरेसिल, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। तीसरा है साइटोसिन, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं तथा चौथा है ग्वानिन, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि हमने पहले ही कहा और वापस कह रहे हैं कि एडेनिन जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा यूरेसिल से जुड़ता है तथा साइटोसिन जो होता है वह ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ग्वानिन से जुड़ता है। देखिए, जैसे कि हमने कहा था कि डीएनए के जो सूत्र होते हैं वह शर्करा फास्फेट दंडों की अपोजिट अर्थात विपरीत की तरह कार्य करते हैं। ठीक ठीक उसी प्रकार आरएनए भी
या तो आरएनए की जो दिशा होगी वह 3:5 में होगी या फिर 5:3 में। आरएनए के अणु 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु मोनोमर अणु बने होते हैं। मोनोमर मतलब एक, इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणुओं को हम राइबोन्यूक्लियोटाइड अणु भी कहते हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण या निर्माण करना होता है, ठीक उसी प्रकार प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का विकास करना होता है। अब बात करते हैं, मानव में एक प्रोटीन के अणु के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में पहले से ही उपस्थित होता है। हमें भोजन के माध्यम से अर्थात बाहरी भोजन से केवल 10 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है एक प्रोटीन के अणु के लिए। इसलिए 20 अमीनो एसिड अर्थात 20 अमीनो एसिड को हम 20 अमीनो एसिड डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। हमें जब भी लिखना होता है 20 अमीनो एसिड तो 10 + 10 तब अमीनो एसिड लिखते हैं। अर्थात जैसा कि हमने कहा कि एक प्रोटीन के अणु के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। तो एग्जांपल के द्वारा हम नीचे देख लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है एक प्रोटीन बराबर 10 + 10 अमीनो एसिड, अर्थात 10 हमारे शरीर में उपस्थित और 10 हमें बाह्य भोजन के रूप में चाहिए। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए देखिए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, तीसरा होता है आरआरएनए। एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं तथा आरआरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अब विस्तार रूप से देख लेते हैं कि एमआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है तथा आरआरएनए क्या है। देखिए, एमआरएनए का फुल फॉर्म मैसेंजर आरएनए होता है। एमआरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित एमिनो एसिड को पहचान करना होता है और संदेश देना होता है कि जो हम भोजन ग्रहण किए उसमें एमिनो एसिड उपस्थित है। इसलिए इसे हम अर्थात इस प्रकार के आरएनए को हम एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए कहते हैं। देखिए, मैसेंजर आरएनए जो होता है आरएनए का 3 से 5% भाग होता है। एमआरएनए का जो जीवन काल होता है 2 से 4 मिनट का होता है। देखिए, बात करते हैं हम आरएनए के दूसरे टाइप टीआरएनए अर्थात ट्रांसफर आरएनए। देखिए, ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए का मुख्य कार्य मैसेंजर आरएनए अर्थात एमआरएनए द्वारा पहचाने गए एमिनो एसिड को टीआरआरएनए ट्रांसफ़र करता है अर्थात पहुंचाने का कार्य करता है, ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। अर्थात ऐसे आरएनए को हम टीआरएनए कहते हैं। टीआरएनए देखिए आरएनए का 15 से 18% भाग होता है। टीआरएनए का प्रयोग बार बार किया जाता है। अर्थात जब जब हम भोजन लेते हैं मैसेंजर आरएनए यदि भोजन में हमारे प्रोटीन उपस्थित है अर्थात प्रोटीन के निर्माण करने के लिए एमिनो एसिड उपस्थित है तो उस भोजन को एमआरएनए मैसेज देता है कि प्रोटीन आया है और उसे ढोने का कार्य कौन करता है टीआरएनए। इसलिए हम टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए या कह सकते हैं ले जाने का कार्य करता है। कहाँ तक? राइबोसोम्स तक। इसलिए ऐसे आरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए कहते हैं। टीआरएनए की खोज सन 1958 में ज़मेकनिक एट आल ने किया था। अब देखते हैं हम आरआरएनए अर्थात राइबोसोमल आरएनए क्या है। तो देखिए, आरआरएनए का मुख्य कार्य एमिनो एसिड के साथ राइबोसोम्स द्वारा प्रोटीन का निर्माण करना होता है। अर्थात आरआरएनए ही राइबोसोम्स तक एमिनो एसिड को लेके जाता है और प्रोटीन के अणु का निर्माण करता है। देखिए, आरआरएनए जो होता है आरएनए का 80% भाग होता है। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। उसके अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति में एक दिन में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए, मेल में प्रतिदिन 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति 70 kg का अर्थात 70 किलो का है तो उसे 56 ग्राम प्रोटीन
प्रतिदिन उसे आवश्यकता है। यदि कोई फीमेल है तो उससे प्रोटीन की आवश्यकता 0.7 ग्राम होती है। एग्जाम्पल में अगर बात करें हम कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो सोयाबीन हो गया, मशरूम हो गया, चना हो गया तथा दाल हो गया। देखिए यहाँ पर हम रिएक्शन द्वारा या ग्राफ द्वारा कह सकते हैं कि दर्शाएंगे किसके द्वारा किसका निर्माण होता है। देखिए, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है तथा आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। वही बात करें हम कि आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है तथा बात करें हम डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रिप्लिकेशन कहलाती है। अर्थात देखिए, डीएनए से आरएनए किस प्रकार निर्माण हुआ होगा। देखिए, डीएनए में चूंकि हमने पढ़ा है कि डीएनए में भी 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे कि एडेनिन एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। यदि डीएनए से आरएनए बन रहा है, देखिए एडेनिन के साथ थाइमिन ना जुड़ के क्या जुड़ेगा, यूरेसिल। जबकि वही बात करें हम आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया, देखिए आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो एडेनिन के साथ यूरेसिल ना जुड़ के थाइमिन जुड़ेगा। देखिए बात करते हैं हम रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रेप्लिकेशन कहलाती है। अब बात करते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, तो देखिए डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसा कि हमने कहा कि डीएनए से आरएनए बनने के लिए एडेनिन के साथ थाइमिन ना जुड़ के यूरेसिल जुड़ता है, तभी डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन होगा, अर्थात बदलाव होगा। देखिए अब बात करते हैं हम कि किस उम्र में किस व्यक्ति को कितना प्रोटीन लेना चाहिए। देखिए, यदि कोई शिशु 1 से 3 वर्ष के बीच में है, तो अगर लड़की है, फीमेल है, तो उसे 13 ग्राम लेना चाहिए। अगर मेल है तो उसे भी 13 ग्राम ही लेना चाहिए। यदि किसी की आयु 4 से 8 वर्ष है तो उसे 19 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, वो चाहे मेल हुआ या फीमेल हुआ। अब बात करें हम, यदि कोई 9 से 13 वर्ष के बीच की आयु है, तो महिला है, फीमेल है, तो उसे 34 ग्राम लेना चाहिए तथा मेल है तो उसे 34 ग्राम या 35 ग्राम हम ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 14 से 18 साल का है तो उसे प्रतिदिन 46 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए और मेल है तो उसे 52 ग्राम। अब बात करते हैं कोई 19 वर्ष या उससे अधिक है, तो उस उम्र के व्यक्ति को, महिला को 46 ग्राम लेना चाहिए, जबकि पुरुष को 56 ग्राम लेना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोटीन के मुख्य स्रोत, अर्थात प्रोटीन सबसे अधिक हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ये कह सकते हैं कि एमिनो एसिड के लिए कौन सा भोजन करें जिसके द्वारा एमिनो एसिड हमें प्राप्त हो। देखिए, प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत सोयाबीन होता है, जिसे हम बीन्स कहते हैं। सेकेंड मशरूम होता है। थर्ड चना होता है। फोर्थ अंकुरित बीज होता है। फिफ्थ पनीर, दूध या दही से हम प्राप्त करते हैं। और अगला अंडा, मछली या मांस से हम प्राप्त करते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम प्रोटीन की कमी से होने वाली हानियाँ। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का विकास करना होता है, अर्थात कोशिकाओं का विकास। तो यदि प्रोटीन की कमी हो रही है तो सबसे पहले उसके विकास पर, अर्थात उसके हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा होता है बाल के रंगों में परिवर्तन। बालों का सफ़ेद होना भी प्रोटीन का कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होता है। थकान का होना, प्रोटीन की कमी के कारण व्यक्ति को थकान अधिक महसूस होता है। नेक्स्ट है चिड़चिड़ापन। यदि किसी व्यक्ति में प्रोटीन की कमी है तो उसे चिड़चिड़ापन होगी। अगला है, यदि किसी व्यक्ति में प्रोटीन की कमी है तो उसकी मांसपेशियों में हानि, अर्थात मांसपेशियों में दर्द रहेगा। यदि किसी व्यक्ति में प्रोटीन की कमी है तो उसे कमजोरी महसूस होगी।